गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम सद्भाव, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों से कंधे से कंधा मिलाकर जूझने की हिम्मत उपजी थी। मुसलमानों ने हिंदू नेताओं को मस्जिदों में भाषण देने के लिए बुलाया। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया। दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अमृतसर के इस कांग्रेस अधिवेशन में श्रीनिवास शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, स्वामी श्रद्धानंद और चितरंजन दास आदि अनेक राष्ट्रवादी नेता मौजूद थे। गांधी जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हालांकि नरम दल के थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों से तंग आकर उन्होंने भी सख्ती का रुख अपना लिया था। उन्होंने कहा, हम वैचारिक स्वतंत्रता चाहते हैं। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैसियत से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदी में भाषण दिया था और उन्होंने श्रोताओं को भारत माता के पुत्र तथा पुत्री कहकर संबोधित किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र देशों के खिलाफ लड़ा था। इसके लिए ब्रिटिश नेताओं ने उसे भरोसा दिलाया था कि तुर्की साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का फैसला किया, बल्कि सुल्तान की मानहानि भी की। इससे भारतीय मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की इस कार्रवाई की जोरदार खिलाफत की। भारत में चले इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ पूरी सहानुभूति व्यक्त की और नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी ने इस अवसर पर लोगों को यही समझाया कि समस्या को हल करने का एकमात्र हल असहयोग आंदोलन है। इसे खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने भी स्वीकार किया। 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में हुए खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर एक प्रस्ताव पास किया गया और ब्रिटिश सरकार को खिलाफत आंदोलन का मतलब समझाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लंदन भेजने का निश्चय किया गया। 28 मई 1920 को केंद्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि वो अहिंसक असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। अबुल कलाम आजाद ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया, अगर भारत आजाद हो जाता है और उसकी अपनी सरकार का शासन होता है जो मुसलमानों को वही स्वतंत्रता देती है जो अन्य संप्रदायों को दी जाती है, तो ये इस्लाम धर्म का समादेश है कि मुसलमान हमलावरों से अपने देश की रक्षा करे, चाहे वो हमलावर मुसलमान हो या स्वयं खलीफा ही क्यों ना हो। गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था, मैं भारतीय होने के नाते अपने अन्य भारतीय भाइयों के कष्ट संकटों में भागीदार होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगर मैं मुसलमानों को अपना भाई मानता हूं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत लगता है तो मैं उनकी पूरी शक्ति से मदद करूं। 9 जून को खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई। उसने असहयोग के 4 मुद्दे तय किए: खिताबों और ओहदों का त्याग, सरकारी सिविल सेवाओं से इस्तीफा, पुलिस और सेना की सेवा से त्यागपत्र और टैक्स देने से इनकार करना। जुलाई 1920 में सिंध में खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी भी मौजूद थे। उन्होंने 23 करोड़ हिंदुओं को आवाज दी कि वो 7 करोड़ मुसलमान भाइयों की सहायता के लिए आगे आएं। 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त से उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी असहयोग कार्यक्रम को अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया, किंतु दुर्भाग्यवश
1 अगस्त की प्रातः से पूर्व ही रात को उनका देहांत हो गया। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में गांधी जी, शौकत अली और डॉक्टर किचलू प्रमुख थे। गांधी जी ने कहा था, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया। वो जो मनुष्यों का सिरमौर था, नहीं रहा। सिंह गर्जना शांत हो गई। आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक हम उसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे। ये पीढ़ियां उसका स्मरण एक ऐसे आदमी के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन विसर्जित कर दिया। आइए हम उनकी वीरता, उनकी सादगी, उनके अद्भुत अध्यवसाय और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर भारत के एकमात्र लोकमान्य का चिरस्थायी स्मारक बनाएं। 1 अगस्त 1920 को सारे देश में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी, शौकत अली, मोहम्मद अली तथा अन्य नेताओं ने देश में दूर दूर तक दौरा किया, लोगों में उत्साह जगाया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। इससे जनता में न सिर्फ चेतना आई बल्कि असहयोग आंदोलन का संदेश भी फैला। 4 सितंबर को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में आंदोलन के प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सभी नेताओं का समर्थन मिला। इसके बाद जब नागपुर में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 1920 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो यहाँ भी जिन्ना को छोड़कर सभी ने एक मत से असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। इससे कांग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर आई जिसका उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम का संचालन करना था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन बहुत जोरों से चला। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे जोश के साथ भाग लिया। बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस में भर्ती हो गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से शिक्षक भी उनसे इस्तीफा देकर निकल आए। बहुत से मशहूर वकीलों और बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। इनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि। आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अंसारी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए केसरे हिंद का जो स्वर्ण पदक दिया गया था, वो उन्होंने लौटा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि सरकार को लौटा दी। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिले खिताब और पदक लौटा दिए। बिहार के सीनियर बैरिस्टर मजरुल हक, जो नवाबों जैसा जीवन जी रहे थे और आलीशान कोठी में सुख सुविधाओं से भरे वातावरण में रह रहे थे, गांधी जी के प्रभाव में ऐसे आए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे दीघा घाट पर एक छोटे से बंगले में रहने लगे। बाद में उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बना। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी चीजों का, चरखों का, विशेषकर खद्दर के हाथ से बुने कते कपड़ों का प्रचार बढ़ने लगा। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने देश भर में धरना देना शुरू किया और लोगों से उन्हें न खरीदने की बात कही। असहयोग आंदोलन जैसे जैसे तेज हुआ,
ब्रिटिश सरकार ने उसे कुचल देने के लिए उतनी ही तेजी से दमन चक्र चलाया। जगह जगह शांतिपूर्ण स्वयं सेवकों और सत्याग्रहियों को पीटा गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में राष्ट्रवाद, राजनीति और धर्म का अनोखा मिश्रण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, वो जनता जिसका मनोबल टूट रहा था, जो पिछड़ी और बिखरी हुई थी, अचानक उठ बैठी। उसने अपना मस्तक ऊंचा किया और देशव्यापी संयुक्त कार्यवाही में अनुशासित ढंग से संलग्न हो गई। हमने महसूस किया कि उसकी यही कार्यवाही उसे अजय शक्ति प्रदान करेगी। उस समय गांधी जी और उनके हजारों आस्थावान कार्यकर्ता देश भर में फैल गए थे और उन्होंने नगरों और गांवों में असहयोग का संदेश प्रचारित कर दिया। गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि सारे देश में उनकी बात सुनी और मानी जा रही थी। उन्होंने असहयोग का अर्थ बड़ी सरल भाषा में समझाया था। बुराई और भलाई में, अंधेरे और उजाले में कभी सहयोग नहीं हो सकता। इसी तरह भारतीय जनता में और उसके हितों की विरोधी सरकार में सहयोग संभव नहीं। फरवरी 1921 से असहयोग आंदोलन का प्रचार केरल में भी शुरू हो गया। 16 फरवरी 1921 को वहां इस सिलसिले में 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 हिंदू थे और 2 मुसलमान। इससे केरल में असहयोग आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। जगह जगह जुलूस निकाले गए, विरोध प्रदर्शन होने लगे, गिरफ्तारियां हुई और लोग जेल गए। केरल में 1000 वर्ष पहले मोपला लोग आकर बसे थे, जो अरबों के वंशज थे। उनमें से अधिकांश गरीब थे और अज्ञान में डूबे हुए थे। वो खेती या छोटा मोटा व्यापार करते थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की सभाओं में उन्होंने अंग्रेजों की सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की बात सुनी तो वो भड़क उठे। उन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी और वो अंग्रेजों की तोपों बंदूकों का मुकाबला करने के लिए भाले और तलवारें लेकर निकल पड़े। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने सेना बुला ली। सेना ने काफी कड़े कदम उठाए और विद्रोह को दबा दिया गया। इस दौरान की सबसे दर्दनाक घटना ये थी कि करीब 100 से अधिक मोपला विद्रोहियों को मालगाड़ी के एक डिब्बे में ठूंसकर गर्मी के मौसम की जलती दोपहर में कालीकट से मद्रास लाया गया। जब रास्ते में एक स्टेशन पर डिब्बे को खोला गया तो 60 से ज्यादा मोपला दम घुटने से मर चुके थे और बाकी की हालत गंभीर थी। आखिर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने मामले को हल करना चाहा, पर सफलता न मिली। इसी बीच प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने का समाचार आया। कांग्रेस ने उनका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। इससे ब्रिटिश हुकूमत और चिढ़ गई। उसका दमन चक्र तेजी से चल पड़ा। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुंचे तो उन्हें बंबई की सड़कें और बाजार उजड़े हुए मिले। पूरे नगर में हड़ताल थी। दुर्भाग्य से बंबई में प्रदर्शनकारी भीड़ बेकाबू हो गई और तब ब्रिटिश सरकार को उसे दबाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां जहां गए उन्हें हड़तालों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही सरकार विद्रोही प्रदर्शन से बचने के लिए गिरफ्तारियां कर रही थी। इसी कारण देशबंधु चितरंजन दास की पत्नी, उनकी विधवा बहन और उनकी भतीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर पर गांधी जी ने कहा, इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। इससे हमारे देश की महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी। इस समय तक
सुभाष चंद्र बोस सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो चुके थे। वो नेशनल कॉलेज चलाने के साथ साथ राष्ट्रीय विचारधारा वाले अखबार स्वराज्य के संपादक भी थे। ब्रिटिश सरकार के दमन कार्यक्रमों के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अनुशासित स्वयंसेवकों ने नारे लगाकर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया। ब्रिटिश हुकूमत इस विरोध को देखकर चौंक उठी, क्योंकि उसे इसका आभास भी नहीं मिला था। फिर तो सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी हजारों प्रदर्शनकारी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में सुभाष बाबू को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर को देशबंधु चितरंजन दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले चितरंजन ने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, मैं अपनी कलाइयों पर हथकड़ियों की चुभन और अपने शरीर पर बेड़ियों का बोझ महसूस कर रहा हूं। ये दास्ता का दर्द है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। कांग्रेस का काम रुकना नहीं चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पकड़ा जाता है या छोड़ दिया जाता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊंगा? जेल में सुभाष चंद्र बोस चितरंजन दास के संपर्क में आए। सुभाष बाबू ने वहां उनकी न सिर्फ सेवा की, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन की कई योजनाएं भी बनी। 27 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन शुरू हुआ। इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चितरंजन दास करने वाले थे, लेकिन वो तो जेल में थे। इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने अधिवेशन की कार्यवाही शुरू की। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लेने वाले लोग खद्दर पहनकर आए थे। लोग कुर्सियों पर नहीं, बल्कि जमीन पर बैठे थे। भाषा भी अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी थी। यहाँ असहयोग आंदोलन और भी तेज करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की भी अनुमति दे दी गई। जनता के मन में कांग्रेस के प्रति विश्वास और समर्पण की भावना आ चुकी थी। जातीय मतभेद और छुआछूत को दूर करने के लिए जिस तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की गई थी, उसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका था। इसके साथ साथ विदेशी कपड़ों की होली, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार और असहयोग के सभी कार्यक्रम तेजी से चल रहे थे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में निहत्थे ग्रामीण किसानों ने एक जुलूस निकाला। वो जय बोलते हुए शांति से जा रहे थे। अचानक उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में आए पुलिस के दस्ते ने आगे बढ़ने से रोका और तितर-बितर हो जाने के लिए कहा, परंतु भीड़ वहीं डटी रही। इसके बाद पुलिस की गोलियां बरसने लगी। वो तब तक गोली बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। गोलियां खत्म हो जाने पर पुलिस वाले घबराकर थाने चले गए और थाना अंदर से बंद कर लिया। भीड़ उत्तेजित हो उठी। उसने थाने में आग लगा दी, जिससे 20 पुलिस वाले जलकर मर गए। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यही घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड की खबर सुनी, तो उन्होंने 12 फरवरी को यह घोषणा कर दी कि अभी जनता सत्याग्रह करने लायक नहीं हुई है, इसलिए असहयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। गांधी जी ने जब इस तरह अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तो इस पर न सिर्फ जनता बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी गांधी जी से नाराज हो गए। इनमें चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख थे। इस प्रकार एकदम अचानक आंदोलन बंद कर देने से गांधी जी की लोकप्रियता को भारी धक्का लगा और लोग उनके नेतृत्व में संदेह करने लगे। इधर ब्रिटिश सरकार ने जब गांधी जी के प्रति असंतोष फैलते देखा,
जुलूस ने अच्छा मौका समझकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में गांधी जी ने अपने प्रभावशाली बयान में सरकार के राक्षसी कामों की निंदा की और कहा कि ब्रिटिश सरकार के ये कार्य किसी को भी राजद्रोही बना सकते थे। जज ब्रूमफील्ड ने तो जैसे पहले से ही फैसला सोच रखा था। उसने गांधी जी को जनता में असंतोष फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की साधारण कैद की सजा दी। गांधी जी को दिए गए इस कारावास से असहयोग आंदोलन कुछ ढीला जरूर पड़ गया, लेकिन राष्ट्रीयता की ज्योति जलती रही। इतिहासकार मानते हैं कि असहयोग आंदोलन वास्तव में पहला जन आंदोलन था। कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन गई थी जो विदेशी शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह को संचालित करने का जरिया बन गई थी। अब इस आंदोलन में सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं, बल्कि आम जनता भी शामिल हो चुकी थी। बड़ी संख्या में किसान और मजदूर भी शामिल हो गए थे। लोग हाथ का कता बुना कपड़ा खादी पहनने लगे थे। दरअसल खादी स्वाधीनता सेनानी की पोशाक बन गई थी। जेल उनकी ससुराल। लोग हंसते हंसते गिरफ्तार होते और जेल जाते। अनेक शहरों में प्रदर्शन होते और जुलूस निकलते वंदे मातरम और हाथ में झंडा लेकर आजादी का प्रसिद्ध झंडा गीत गाते। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रसिद्ध गीत के लेखक थे श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सन 1919 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें बाद में गिरफ्तार करके 21 महीने की सजा दी गई थी। पार्षद जी 1920 से 1927 तक फतेहपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हीं दिनों कानपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से पार्षद जी ने 2 झंडा गीत लिखे। वो दोनों गीत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भेजे गए। टंडन जी ने जो गीत स्वीकृत किया, वही बाद में लोगों का कंठहार बन गया। लोगों ने इस गीत को तो याद रखा, पर इसके रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद को भूल गए। धीरे धीरे पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की राजनीति में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। उनका कहना था, हमें विधान मंडलों के चुनावों में भाग लेना चाहिए ताकि उनके माध्यम से हम सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचा सकें। सन 1923 में हुए चुनावों में कांग्रेस के जिन नेताओं ने भाग लिया, वो स्वराज्य दल के नाम से खड़े हुए थे। स्वराज्य दल को चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी। पंडित मोतीलाल नेहरू स्वराज्य दल के नेता थे। इसी बीच शचींद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने क्रांतिकारी दल का संगठन किया। सन 1924 में लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी। अन्य लोगों को कारावास की लंबी सजाएं दी गई।
केवल चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े जा सके। सन 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। इससे स्वराज्य दल की शक्ति कमजोर हो गई। देशबंधु चित्तरंजन दास स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं में से थे जिन्होंने न सिर्फ बंगाल बल्कि सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया था। सन 1925 और बाद के कुछ वर्ष ऐसे थे जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में शिथिलता आ गई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय देश के सामने आजादी प्राप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं था। आम कांग्रेसी चरखा काट रहे थे, गांधी जी दक्षिण में भ्रमण कर रहे थे और स्वराज्य दल के लोग काउंसिलों में बहस कर रहे थे। ऐसे समय में क्रांतिकारी दलों ने अपने को संगठित किया। शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह आदि इस दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे। उनकी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन चौंक उठा था। दूसरी ओर स्वामी श्रद्धानंद जैसे समाज सुधारक दलितों के उद्धार और हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य में जुटे हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद गांधी जी की प्रेरणा से सन 1919 में सत्याग्रह में शामिल हुए थे। 30 मार्च 1919 को जब सत्याग्रहियों के जुलूस को सैनिकों ने रोका था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने उनकी संगीनों के आगे अपना सीना अड़ा दिया और बड़े ऊंचे स्वर में कहा था, लो मार दो, और वहीं खड़े रहे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और गंभीर स्वर के सामने सैनिक सहम कर रह गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों से प्रेरित होकर उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। शायद भारत ही नहीं, इस्लाम के इतिहास में इस तरह का ये पहला मौका था। किंतु सन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था, राजनीति के कार्यों के लिए तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैं ब्रह्मचर्य और दलित जातियों के उद्धार के लिए काम करूंगा। सन 1926 में एस श्रीनिवास आयंगार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। किंतु उससे एक दिन पूर्व ही समाचार आया कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई है। इससे अधिवेशन फीका पड़ गया। कांग्रेस के सभापति को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकालने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद के बारे में शोक प्रस्ताव रखा और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका समर्थन किया। अब यह भी जरूरी समझा जाने लगा था कि मजदूरों के हितों की भी चिंता की जाए। सन 1926 में मद्रास में इसी उद्देश्य से मजदूर किसान पार्टी का गठन हुआ। सन 1926 में मद्रास में आयोजित भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के छठे अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए वीवी गिरी ने कहा था, मजदूरों को न केवल संगठित करना जरूरी है, बल्कि उनके बीच सहयोग स्थापित करना भी जरूरी है। उधर किसानों के अधिकारों की लड़ाई गुजरात में वल्लभ भाई पटेल भी लड़ रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई ने कोट पैंट टाई त्याग कर किसानों की पोशाक धोती कुर्ता अपना ली थी। अहमदाबाद की प्रसिद्ध कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल में भी वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ उल्लेखनीय कार्य किया था। नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी वल्लभ भाई ने किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और इससे वल्लभ भाई को देशव्यापी ख्याति मिली थी। सन 1927 में गुजरात के किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। इसके विरुद्ध किसानों में जबरदस्त आक्रोश उठा और वो कुछ भी करने को तैयार थे। बस उन्हें केवल एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। आखिर बारदोली में किसानों ने वल्लभ भाई से नेतृत्व करने के लिए कहा। वल्लभ भाई ने कहा, यदि हर तरह का जोखिम उठाने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं आपके लिए लड़ सकता। किसान तो हर तरह से तैयार थे। वल्लभ भाई के नेतृत्व में ऐतिहासिक बारदोली किसान सत्याग्रह शुरू हो गया।
वल्लभ भाई ने यह आंदोलन इस तरह संगठित किया था कि लगान मिलना तो दूर, गांव में सरकारी अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना दुश्वार हो गया था। बारदोली किसान आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर जुल्म ढाए, उनके घर तोड़ दिए, मवेशी जब्त कर लिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु किसान झुके नहीं। अंत में सरकार को ही झुकना पड़ा। वल्लभ भाई की इस सफलता पर प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तभी से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे थे। सन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। कहा यह गया था कि इसे भारत के भाग्य का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया गया है, किंतु ये सब केवल दिखावा था, क्योंकि इसे दरअसल भारतीयों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में बांटकर उनमें फूट डालने के लिए भेजा गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस कमीशन के विरोध में स्पष्ट कहा था कि ये तो भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। एने बेसेंट ने कहा था, इस कमीशन की स्थापना अगर जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो और क्या है। 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन के साथ 7 सदस्यों वाला कमीशन जब बंबई उतरा तो सारे देश में उसका विरोध किया गया। सबसे अपमानजनक बात ये थी कि इसमें किसी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। कमीशन जहां-जहां गया वहीं उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। पटना में ब्रिटिश हुकूमत ने गांव से कुछ किराए के प्रदर्शनकारी बुलाए थे ताकि वो साइमन कमीशन के समर्थन में नारे लगाएं। लेकिन जब विरोधी जुलूस उनके सामने पहुंचा तो वो सब भागकर उसमें शामिल हो गए और ब्रिटिश हुक्मरान खड़े-खड़े देखते रह गए। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। कमीशन का विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व किया था पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने। जैसा कि आप जानते हैं, लाला लाजपत राय उस समय देश के अग्रणी नेताओं में थे, किंतु ब्रिटिश शासन की दमन नीति के सामने किसी भी बड़े नेता का कोई महत्व नहीं था। जुलूस पर अंग्रेज पुलिस की लाठियां बरसी और लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए। लाला जी के घायल होने की खबर से सारे देश में विरोध की लहर ने तेजी पकड़ ली। लाला लाजपत राय ने उस समय कहा था, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कीले साबित होंगी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। इससे सारे देश में खलबली मच गई। नेहरू जी के शब्दों में, उस समय देश के लोगों में दुख से अधिक क्रोध भड़क उठा। 15 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी दल ने लाला जी की हत्या के जिम्मेदार अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस योजना में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। लाहौर के बाद जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो वहां जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आदि नेताओं ने विरोध में जुलूस निकाले और जैसा कि सभी जगह हो रहा था, अंग्रेज पुलिस ने लखनऊ में भी अपना दमन चक्र चलाया। नेहरू जी ने इस लोमहर्षक दृश्य का वर्णन करते हुए मेरी कहानी में लिखा है, घुड़सवार फौरन हमारे ऊपर आ गए और उनकी आगे की कतार हमारे जुलूस में आगे खड़े हुए लोगों से एक ही छलांग में टकरा गई। हम वहीं डटे रहे और चूंकि हम हटते नहीं दिखाई दिए, इसलिए उन्हें उसी दम घोड़ों को रोक देना पड़ा। घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रह गए, उनके अगले पैर हमारे सिरों पर लटकते हुए हिल रहे थे और फिर हम पर पैदल और घुड़सवार पुलिस दोनों की लाठियां पड़ने लगी। वह बहुत भयंकर मार थी। मुझे सिर्फ इतना ख्याल रहा कि मुझे अपनी जगह पर ही खड़े रहना चाहिए। मार से मुझे अंधेरी आ गई।
कभी कभी मन ही मन गुस्सा और उलटकर मारने का ख्याल भी आया। मैंने सोचा कि अपने सामने के पुलिस ऑफिसर को गिराकर घोड़े पर खुद चढ़ जाऊं। ये कितना आसान था, मगर लंबे अरसे की तालीम और अनुशासन ने काम दिया। इसके अलावा मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुकाबला हुआ तो ये भीषण दुर्घटना हो जाएगी, जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद में गोलियों से भून दिए जाएंगे। लखनऊ के इस जुलूस में नेहरू जी के साथ गोविंद वल्लभ पंत भी थे। उन्हें तो और भी ज्यादा चोटें आई थी, इतनी कि बहुत अरसे तक उन्हें इतना दर्द रहा, इतनी तकलीफ रही कि वो कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे। जब साइमन कमीशन देश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा था, उन्हीं दिनों कलकत्ते में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य और डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना की मांग को लेकर काफी बहस हुई। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता तत्काल पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, किंतु कांग्रेस के पुराने नेता नहीं मान रहे थे। अंत में गांधी जी के कहने पर समझौता हो गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 1 साल का समय दिया। यदि इस अवधि में उसने भारत को औपनिवेशिक स्वरूप नहीं दिया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग रखेगी। आखिर 1 वर्ष बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन रावी के किनारे हुआ। ठीक आधी रात के समय, जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था, बड़े ही जोश भरे वातावरण में पूर्ण स्वराज्य का ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में कहा गया था, हमारी आस्था है कि अन्य देशों की तरह भारतवासियों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि स्वाधीनता प्राप्त करें, अपने परिश्रम के फल का उपयोग करें और जीवन की आवश्यकताएं पूरी करें ताकि विकास की समस्त सुविधाएं उन्हें मिल सकें। हमारा ये भी विश्वास है कि यदि सरकार जनता के इन अधिकारों को छीनकर उसका दमन करती है तो जनता को ये भी अधिकार जाता है कि वो उस सरकार को समाप्त कर दे या बदल दे। भारत में अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता मात्र का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसने जनता का शोषण अपना अधिकार बना लिया है। हमारी ये भी आस्था है कि भारत को ब्रिटेन से संबंध विच्छेद कर पूर्ण स्वाधीनता की संप्राप्ति करनी चाहिए। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग के साथ ही उस समय के सबसे युवा राजनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति चुना गया था। प्रस्ताव में यह भी निश्चय किया गया था कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तब 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और जुलूस निकाले गए। इससे लोगों में नया जोश आया। जवाहरलाल नेहरू का इस अवसर पर शानदार स्वागत हुआ था। ऐसा शानदार जुलूस निकला था कि माता स्वरूप रानी ने जब एक अटारी से उस जुलूस को देखा तो वो गदगद हो उठी। अपने पुत्र की जय जयकार से उनका मन हर्ष से पुलकित हो उठा था। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी थी। लाहौर कांग्रेस के दौरान एक और उल्लेखनीय घटना हुई। उसमें भाग लेने के लिए सीमा प्रांत से बहुत से लोग आए थे। इस प्रांत से यूं तो खान अब्दुल गफ्फार खां कांग्रेस के अधिवेशनों में आकर हिस्सा लिया करते थे, मगर लाहौर में पहली बार सीमा प्रांत के सच्चे नौजवानों का एक बड़ा दल आया। वो वहां से ये ख्याल और जोश लेकर गए कि वो आजादी की लड़ाई में सारे हिंदुस्तान के साथ हैं। इस तरह 1930 से सीमा प्रांत के लोग आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा लेने लगे। आखिर ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं मानी। असेंबली के तमाम मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस और उनके 11 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्ण स्वराज्य की मांग ना माने जाने पर कांग्रेस के लिए यह जरूरी हो गया था
कि वो अपना संघर्ष तेज कर दे। गांधी जी और अन्य नेताओं ने ये विचार किया कि अब देश को एक साथ जगाना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये भी तय किया गया कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिनसे ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल जाएं और व्यवस्था संभालने में वो अपने को कमजोर महसूस करे। 15 फरवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर समझाने की कोशिश भी की ताकि आंदोलन की जरूरत ना पड़े, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए जनता का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पानी के बाद नमक ही सबके लिए सबसे जरूरी चीज है। उस पर सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस टैक्स से लाखों भूखों, बीमारों और विकलांगों तथा बेसहारा लोगों पर असर पड़ता है। दुनिया में इससे बड़ा अमानुषिक टैक्स और कोई नहीं हो सकता। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने का यह आंदोलन अहिंसक होने वाला था, किंतु जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी में लिखा है, कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शित उत्साह के बावजूद कोई ये नहीं जानता था कि संघर्ष के कार्यक्रम में देशवासी कहां तक साथ चल सकेंगे। गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा के माध्यम से लड़ना चाहते थे। नमक कानून तोड़ने का आंदोलन भी गांधी जी अहिंसात्मक ही चलाना चाहते थे। ये एक ऐसा प्रयोग था जिस पर सारी दुनिया की आंखें लगी थीं। परंतु उस समय देश में क्रांतिकारी दल अनेक हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहा था। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर सूचना भी दे दी थी कि वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन वायसराय ने उन्हें सीधा साधा उत्तर दे दिया कि आप कानून हाथ में न लें। नमक कानून भंग होने से अशांति और अव्यवस्था फैल जाएगी और तब सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में देशी तथा विदेशी अखबारों के संवाददाता पहुंच चुके थे। गांधी जी ने उन्हें बताया कि ये यात्रा पैदल होगी। इससे वो जन जन तक पहुंच सकेंगे। जनता जान सकेगी कि अहिंसा की ताकत क्या है। निहत्था इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता अगर उसे अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा हो। ऐतिहासिक दांडी यात्रा के लिए गांधी जी के साथ 79 सत्याग्रही तैयार थे। गांधी जी ने एक अधोवस्त्र पहना था और कंधों पर ऊपरी वस्त्र डाले हुए थे। उनके पीछे 2-2 की पंक्ति में सत्याग्रही खड़े थे। आश्रमवासियों ने पदयात्रा शुरू होने से पहले सबकी आरती उतारी और उपस्थित जनसमूह ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। दांडी यात्रा आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने उपस्थित लोगों के सामने एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा, यदि स्वराज न मिला तो या तो रास्ते में मैं मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। यदि नमक कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो दांडी न पहुंच जाएं, तब तक सत्याग्रह शुरू न किया जाए। साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जब ये जुलूस चला तो चारों ओर जय जयकार से आकाश गूंज उठा। अहमदाबाद में इतना बड़ा जुलूस पहले कभी नहीं निकला था। सारा नगर इसमें शामिल हो गया था। जुलूस 2 मील लंबा था। जो सड़कों पर खड़े होने की जगह नहीं पा सके थे, वो पेड़ों पर, घरों की छतों पर चढ़ गए थे। 24 दिन तक लगातार ये पद यात्रा चलती रही। रास्ते में जितने भी पड़ाव आए, वहां गांधी जी ने भाषण दिए। उनका भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। यात्रा के दौरान जंबूसर में जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी से मुलाकात की और आगे का कार्यक्रम तय किया, क्योंकि ये तय था कि कानून तोड़ने के बाद सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। देश भर के बड़े नेता इसी तैयारी में जुटे थे कि उनके जेल जाने के बाद सत्याग्रह को कैसे जारी रखा जाएगा।
पंडित नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है कि जंबूसर में मुलाकात के बाद गांधी जी अपने दल के साथ दांडी यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े। वो हाथ में लाठी लिए हुए अपने अनुयायियों के आगे आगे जा रहे थे। उनके कदम मजबूत थे और चेहरे पर शांति तथा निर्भयता छिटकी पड़ती थी। वो एक दिल हिला देने वाला दृश्य था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। वहां सरोजनी नायडू आदि देशभक्तों ने उनका स्वागत किया। ये निश्चय किया गया कि 6 अप्रैल को समुद्र तट पर जाकर नमक कानून तोड़ेंगे। 6 अप्रैल की तिथि इसलिए भी रखी गई कि उसी दिन से राष्ट्रीय सप्ताह भी शुरू होता था। ये राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग की स्मृति में मनाया जाता था। 5 अप्रैल को रात भर सत्याग्रहियों ने प्रार्थना की। 6 अप्रैल की सुबह सब लोग गांधी जी के साथ समुद्र में नहाकर समुद्र तट पर आए। गांधी जी ने सागर की लहरों द्वारा छोड़ा हुआ नमक उठाया। इस प्रकार गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी ठेके के अलावा उठाया हुआ नमक रखना गैर कानूनी था। इसके बाद तो सभी लोग नमक लेने के लिए बढ़ चले। पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने तुरंत लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, किंतु गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उधर 6 अप्रैल को ही देश भर में अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंबई, दिल्ली, बिहार में पुलिस ने आंदोलनकारियों को पीटा। कराची, पेशावर और मद्रास में तो गोली भी चलाई गई। देश के अन्य भागों में नमक सत्याग्रह जितनी तेजी से शुरू हुआ, उसके बारे में नेहरू जी का ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई बटन दबा दिया गया और अचानक सारे देश में, शहरों में, गांव में जिधर देखो रोज नमक बनाने की ही धूम मच गई। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक बड़े नेता भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए, किंतु गांधी जी को फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अब गांधी जी ने दूसरा कार्यक्रम बनाया। गुजरात में धरसना में सरकारी नमक का गोदाम था। गांधी जी ने तय किया कि इस गोदाम पर धावा बोलकर सरकारी नमक पर कब्जा कर लिया जाए, किंतु यह धावा अहिंसात्मक था। गांधी जी ने इसकी सूचना भी वायसराय को दे दी थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब स्थिति बिगड़ सकती है। 4 मई की रात गांधी जी सूरत जिले के कराड़ी शिविर में सो रहे थे। रात के 1:15 बजे सूरत के अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट ने 30 बंदूकधारी और 2 अफसरों के साथ कराड़ी शिविर को घेर लिया। वो गांधी जी को गिरफ्तार करने आए थे। गांधी जी को जगा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने गांधी जी के कहने पर गिरफ्तारी का आदेश पढ़कर सुनाया। चूंकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल मोहनदास करमचंद गांधी की कार्रवाइयों को खतरनाक मानता है, इसलिए वो आदेश देता है कि उक्त मोहनदास करमचंद गांधी को 1827 रेगुलेशन 35 के तहत प्रतिबंध में रखा जाए और जब तक सरकार चाहे तब तक वो कैद में रहे। उसे तुरंत यरवदा जेल पहुंचाया जाए। गिरफ्तारी से पहले गांधी जी ने एक वक्तव्य जारी किया। उसमें कहा गया था, नमक कानून तो भंग हो चुका है। अब प्रत्येक व्यक्ति जो मुकदमे का खतरा उठा सकता हो, चाहे जहां नमक बनाने के लिए स्वतंत्र है। गांधी जी की गिरफ्तारी से नमक आंदोलन और भी जोर से भड़क उठा। भारत भर में हड़ताल हुई, बाजार और व्यापार बंद हो गए। गांधी जी के बाद धरसना पर धावा बोलने के लिए वृद्ध नेता अब्बास तैयब जी चुने गए। वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू आगे बढ़ी तो वो भी गिरफ्तार कर ली गई। फिर तो जनता और पुलिस के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो गया। हर शहर और गांव में नमक सत्याग्रह हुआ। पुलिस ने जनता पर लाठियों और बंदूकों से हमला किया। कांग्रेस की कार्य समिति को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। मोतीलाल नेहरू भी गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था अफगान यूथ लीग और उसके सदस्य
खुदाई खिदमतगार कांग्रेस में शामिल हो गए। नमक आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगारों पर बड़े अत्याचार हुए। लोगों को अपमानित करने के लिए उन्हें जबरदस्ती पकड़कर माफीनामे पर अंगूठा लगवाया जाता था। बहुत से वीर पठानों ने इस पर अपना अंगूठा ही काट डाला, जिससे इस जिल्लत से बच जाएं। खान अब्दुल गफ्फार खान के घर में आग लगा दी गई। उनके भाई डॉक्टर खान साहब का मकान धूल में मिला दिया गया। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में बहादुर पठानों ने सत्याग्रह की अहिंसक लड़ाई की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में कभी भी भूली नहीं जा सकेगी। सैकड़ों की संख्या में पठान मौत की जरा भी परवाह किए बगैर तोपों और बंदूकों की ओर बढ़ते गए और उन्हें बड़ी बेरहमी से अंग्रेजों ने भून दिया। सारे देश में अहिंसात्मक ढंग से कानून भंग करना जनता का धर्म बन गया था। ब्रिटिश सरकार की सभी जेलें भर गईं, यहाँ तक कि नई जेलें बनवानी पड़ी। लगभग 50-60 हजार लोग जेलों में बंद हो गए थे। फिर भी आंदोलन की तेजी में कोई कमी नहीं आई। बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। मद्रास में आंदोलनकारियों को पीटा गया। बंगाल में छात्रों पर लाठियां बरसी। गुजरात में बारदोली और बोरमद में किसानों पर जुल्म हुए। उस समय सारा भारत आंदोलन के प्रभाव की गिरफ्त में आ चुका था। वास्तव में इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। इससे गांधी जी की कांग्रेस में पकड़ गहरी हो गई। उनका प्रभाव तेजी से फैलने लगा था। इसी बीच क्रांतिकारी भी अपना काम कर रहे थे। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पास करीब 70 नौजवानों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में एक साथ अनेक सरकारी प्रतिष्ठानों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने शस्त्रागार लूट लिया। 26 जनवरी 1931 को वायसराय के आदेशानुसार गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों को जेलों से रिहा कर दिया गया। मोतीलाल जी चूंकि बीमार थे, इसलिए उन्हें पहले ही छोड़ दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जब नैनी जेल से छूटकर घर पहुंचे, तो बीमार पिता को देखकर उनके दिल को बड़ा धक्का लगा था। नेहरू जी ने लिखा है, वो एक बूढ़े शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया हो, जिसकी ताकत शरीर से करीब करीब चली गई हो, बैठे थे। लेकिन उस हालत में भी उनकी शान तो सिंहों या राजाओं जैसी ही थी। कुछ ही दिन बाद गांधी जी मोतीलाल नेहरू जी से मिलने आए। उस समय मोतीलाल जी ने कहा था, महात्मा जी, मैं जल्दी ही चला जाने वाला हूँ। स्वराज देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने स्वराज जीत लिया है और जल्दी ही वो आपके हाथ में आ जाएगा। इसके कुछ ही दिन बाद, यानी 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का देहांत हो गया। देश का एक महान त्यागी नेता उठ गया। देश की राजनीति में उस समय नया मोड़ आया जब महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता हो गया। इनमें कुछ प्रमुख बातें थीं: सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वैधानिक सरकार की स्थापना पर विचार, शराब और विलायती कपड़ों की दुकानों पर धरना कानूनी हद के अंदर रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पकड़े गए लोग रिहा किए जाएंगे, उन पर से मुकदमे उठा लिए जाएंगे, जुर्माने माफ होंगे, गरीब लोग अपने उपयोग के लिए नमक बना सकेंगे आदि। इस समझौते पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, गांधी इरविन समझौता इस माने में बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जनता की प्रतिनिधि संस्था से समझौते की बातचीत के लिए प्रयत्न किया है। उधर लाहौर हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चल रहा था। इसके 2 दिन बाद, यानी 25 मार्च को कानपुर के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदू मुस्लिम एकता के अनन्य उपासक गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या का समाचार आया।
इन दोनों समाचारों से कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में मातम छा गया था। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए। अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने नामजद किया था। इनमें पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू भी थीं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बड़ी आशाएं थीं और लगता था कि स्वराज्य का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें तो गांधी इरविन समझौते तक की उपेक्षा कर दी गई थी। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारत का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा, किंतु अंत में इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत लौटने पर गांधी जी ने कहा, यह बात सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन से वापस लौटे तब तक देश में अंग्रेजों की दमन नीति पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने कांग्रेस से लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी। देश में जगह जगह विरोधों और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका था। सीमा प्रांत में पठानों के बीच कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रचार से अंग्रेज सरकार के कान खड़े हो गए। पठानों के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमा प्रांत के चीफ कमिश्नर के दरबार में तलब किया गया, पर वो गए नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खां फख्रे अफगान, फख्रे पठान, गांधी सरहद आदि नामों से बुलाए जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खां उस समय सीमा प्रांत की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपने कार्य और निष्ठा के बल पर आश्चर्यजनक लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। सीमा प्रांत के उत्मंजाई में खान बहराम खां के घर जन्मे अब्दुल गफ्फार खां को बचपन से यही सिखाया जा रहा था कि उन्हें अंग्रेज पलटन में भर्ती होना है। वैसे खान बहराम खां ने मुल्ला मौलवियों के विरोध के बावजूद अपने बड़े बेटे को अंग्रेजी तालीम दिलाकर एडिनबरा में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तैयार किया था। जाहिर है उन्होंने छोटे बेटे गफ्फार खां को भी मिशन स्कूल में पढ़ाया। युवा अब्दुल गफ्फार खां अभी अंग्रेजों की पलटन में अफसर बनने का सपना ही देख रहे थे कि एक दिन वो घटना घटी जिसने उनके जीवन की धारा बदल दी। युवा गफ्फार अपने एक दोस्त के साथ कस्सा कहानी बाजार में खड़े थे। गफ्फार का वो दोस्त अंग्रेजों की घुड़सवार टुकड़ी में अफसर था। तभी एक अंग्रेज फौजी वहां आया। उसने आते ही गफ्फार के दोस्त को फटकार लगाई। तो तुम भी अंग्रेज बनना चाहते हो? कारण ये था कि गफ्फार का वो दोस्त नंगे सिर था और उसने अंग्रेजों जैसे बाल संवार रखे थे। अंग्रेज अफसर की डांट सुनकर गफ्फार के दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया। बस अपमान का घूंट पीकर रह गया, किंतु गफ्फार का दिल विद्रोह कर उठा। आखिर इन अंग्रेजों ने हमें समझ कर रखा है। फिर तो खान अब्दुल गफ्फार खां के जीवन की राह ही बदल गई। उन्होंने सरहदी सूबे में शिक्षा का प्रचार किया, हिजरत आंदोलन में शिरकत की, पख्तून पत्र का प्रकाशन शुरू किया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड का विरोध किया। उन्होंने खुदाई खिदमतगारों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जो गांधी जी की अहिंसा और उनके रचनात्मक कार्यक्रमों को मानता था। खान अब्दुल गफ्फार खां हिंदुस्तान की आजादी के ढांचे के अंदर अपने सीमा प्रांतीय लोगों के लिए भी आजादी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी के बताए रास्ते को चुना था। नेहरू जी ने ठीक ही लिखा है। यह ताज्जुब की बात है कि इस पठान ने अहिंसा को हम में से कई लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा कैसे मान लिया था। उनकी प्रेरणा से सीमा प्रांत के बहादुर पठानों ने अपने आप पर काबू और जब्त रखने की जो मिसाल पेश की थी वो विलक्षण थी। देश के दूसरे हिस्सों में अंग्रेज शासक किसानों पर जुल्म कर रहे थे।
और उनसे कहीं ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे। इस कारण जगह जगह किसान आंदोलन भड़क उठा था। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू, शेरवानी और पुरुषोत्तम दास टंडन किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन चला रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति की धारा में शामिल हो गए थे। सन 1899 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने स्वयं सेवक का काम किया था। फिर 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी होने के कारण टंडन जी का कार्यक्षेत्र केवल राजनीति ही नहीं था, वो सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। सन 1918 में उन्होंने प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। इलाहाबाद से प्रकाशित अभ्युदय पत्र के अवैतनिक संपादक भी रहे। सन 1930 में उन्होंने केंद्रीय किसान संघ की स्थापना की। किसानों की हालत उन दिनों इतनी खराब थी कि वो लगान की कम से कम राशि देने में भी असमर्थ थे। नेहरू जी के साथ जब टंडन जी ने किसान आंदोलन को तेजी से बढ़ाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गुजरात के बारदोली में भी किसानों पर जुल्म हो रहे थे। बारदोली में हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई, जिसमें सरदार पटेल और भूलाभाई देसाई को भी रखा गया। किंतु इस समिति के अंग्रेज सदस्यों ने पटेल और देसाई की एक न चलने दी। जांच समिति सिर्फ दिखावा बनकर रह गई। सरकार का किसानों के साथ सख्ती का बर्ताव बना रहा। इस बीच क्रांतिकारी दल भी बड़ी तेजी से सक्रिय था। बंगाल में इन क्रांतिकारियों का बहुत जोर था। वहां क्रांतिकारी आंदोलन शहरों की सीमाएं पार करके गांव के मध्यम वर्गीय नौजवानों में फैल गया था। ढाका, मेदिनीपुर, 24 परगना आदि अनेक स्थानों में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं। ब्रिटिश सरकार उन्हें दबाने के लिए बुरे से बुरा व्यवहार कर रही थी। इसके अलावा झांसी, मेरठ, बिहार, बंबई आदि में भी क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थीं। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। एक साथ कई ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए, जिससे पूरे देश में चल रही स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। उस समय के राजनीति विशेषज्ञ जानते थे कि लॉर्ड इरविन की तुलना में लॉर्ड विलिंगडन ज्यादा सख्त और निर्दयी व्यक्ति था। लंदन का गोलमेज सम्मेलन सिर्फ दिखावा है, ये वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए अब वो भारतवासियों को इस तरह कुचल देना चाहता था कि वो दोबारा सिर न उठा सकें। किंतु भारतवासियों के दिल में स्वतंत्रता का तूफान पूरी तरह उमड़ रहा था। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर तरह की यातना सहने को तैयार थे। क्या शहर, क्या गांव, सभी जगह आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और शेरवानी जब गांधी जी से मिलने बंबई जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया।